नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे क्या, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट में हमने बता दिया था जैसे CH बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनके कारण क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे यदि हम उस न्यूक्लियस पर या उस प्रोटॉन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक दूसरे की क्या हो जाती है, यहाँ पे विपरीत दिशा हो जाती है, जिसके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटॉन की रक्षा करता है, वो उतना उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग पाता है, जिसके कारण से हमारा जो प्रोटॉन है जो क्या हो जाता है भाई, शील्डेड हो जाता है, अर्थात यहाँ पे वो क्या हो जाता है, परिरक्षित हो जाता है, जिसके कारण से जो NMR स्पेक्ट्रा में जो हमारा सिग्नल है वो हाई एनर्जी लेवल्स की ओर शिफ्ट हो जाता है। जिस प्रकार से यदि हम रेडियो रीजन में बात करें तो दाईं ओर जाएंगे तो एनर्जी का मान घटेगा, फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा, जबकि लैम्डा का मान बढ़ेगा, जिसके कारण से सिग्नल है हमारा, तो इधर देखिए एनर्जी क्या है, कम है, इधर क्या है, ज्यादा है, तो किधर खिसकेगा हमारा NMR सिग्नल, लेफ्ट हैंड साइड की ओर खिसक जाएगा। ऐसा हमने शील्डिंग इफेक्ट में देखा था। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इफेक्ट, और जो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण लगेगा और जिसे हम बोलेंगे डी शील्डिंग इफेक्ट। जी हाँ, डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए बेसिकली डी शील्डिंग इफेक्ट नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे शील्डिंग इफेक्ट में प्रोटॉन की रक्षा हो रही थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जबकि डी शील्डिंग इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अर्थात प्रोटॉन की रक्षा नहीं होने वाली है। इसे मैं लिख देता हूं डी शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं विरक्षण प्रभाव। देखिए ये क्या होता है, बेसिकली हम एग्जांपल से चलते हैं। देखिए हमारे पास में ये बेंजीन है, इसकी स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर हो गई बेंजीन की। देखिए इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है हमारे पास में वो आता है sp2। इस कारण ये कैसी स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, अर्थात कैसी है, समतलीय स्ट्रक्चर है। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पाई बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 6 कैसे जो इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए जो कॉन्जुगेटेड स्टेट है वो एकांतर क्रम में है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन या डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे कंप्लीट यानी कि मैं कह सकता हूँ जो साइक्लिक कंटिन्यूस रेजोनेंस है यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से डीलोकेलाइजेशन करेंगे कंप्लीट रिंग के अंदर, जिसके कारण से होगा क्या भाई, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन के कारण यहाँ पे उत्पन्न होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, ये जिस प्रकार से शील्डिंग इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, उसी प्रकार से इसमें जो रिंग के अंदर उपस्थित जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने डीलोकेलाइजेशन या विस्थानीकरण के माध्यम से क्या उत्पन्न करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे। तो इसको समझिएगा, जिस प्रकार से हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे उसी प्रकार से क्या करेंगे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करने वाले हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल का जो स्वरूप है इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है इस प्रकार से, ये 6 हाइड्रोजन है इस प्रकार से। और यहाँ पे ये जो रिंग है हमारे पास में इसमें क्या है, CCR प्रेजेंट है, अर्थात यहाँ पे CCR का मतलब क्या है, साइक्लिक कंटिन्यूअस रेजोनेंस पॉसिबल है। इस कारणवश से कंप्लीट रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिसके कारणवश से क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है हमारा, जनरेट हो रहा है इस प्रकार से।
प्रकार से हमारे पास में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं शॉर्ट में IMF बोल देता हूँ। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बाहर से क्या लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। बाहर से क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, जिसे हम H0 या H0 से डिनोट कर रहे हैं, जिसे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्यों लगाते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास में एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाए, अर्थात एनर्जी लेवल्स का क्या हो जाए भाई, विपाटन हो जाए। यदि एनर्जी लेवल्स का विपाटन होता है तो प्रोटॉन क्या करता है हमारे पास में, यहाँ पे ट्रांजिशन करता है। यदि ट्रांजिशन हो गया तो हमें सिग्नल मिलेंगे, और हम देखेंगे कि जो सिग्नल है वो कौन से एनर्जी लेवल्स की ओर खिसकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, जब भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो देखिए हमारे पास में जो IMF है, अर्थात इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है इसकी, इसी डायरेक्शन में हमने क्या लगाया है, ऊपर की ओर ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। जो ये डायरेक्शन है ये किसकी है भाई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जबकि इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, H0 या H0, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। अब इससे हमें क्या अनुभव हुआ, क्योंकि यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो क्या हुआ, अत्यधिक जल्दी से जल्दी जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, अर्थात उनका क्या हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात सामने निकल कर क्या आई है कि जैसे ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक की डायरेक्शन में ही यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यदि बढ़ जाती है तो क्या होगा भाई, एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल्स है उनका क्या होगा, विपाटन या स्प्लिटिंग, जिसे मैं स्प्लिटिंग बोल सकता हूँ, या एनर्जी क्षेत्रों का जो विपाटन है वो क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाता है। यदि इजी हो गया तो जल्दी से अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये आसानी से विपाटित हो जाएंगे, और इस विपाटन के दौरान उसे क्या होगा भाई, बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। जबकि शील्डिंग इफेक्ट में क्या लग रही थी, यहाँ पे स्प्लिटिंग होने के लिए अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता हो रही थी, जबकि यहाँ पे एनर्जी की क्या है भाई, कम एनर्जी की आवश्यकता है। इसलिए क्या होगा भाई, जो हमारे NMR स्पेक्ट्रा है, जो NMR स्पेक्ट्रा है उसके में क्या होंगे, जो सिग्नल है वो किधर खिसक जाएंगे, लो एनर्जी लेवल्स की ओर, शिफ्ट हो जाएंगे या खिसक जाएंगे या विस्थापित हो जाएंगे। जबकि शील्डिंग इफेक्ट में क्या हो रहा था, हमारे पास में जो उच्च एनर्जी लेवल है उधर की ओर क्या हो रहे थे, हमारे सिग्नल खिसक रहे थे, क्योंकि उसको रक्षित कर रहा था कौन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो इतना अनुभव नहीं कर पा रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। जबकि यहाँ पे सीधे ही क्या बढ़ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होना इजी हो जाएगा। इजी हो गया तो ट्रांजिशन इजी हो जाएगा। तो इस हमारे जो सिग्नल हैं उनको प्राप्त होने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और यही क्या है भाई, डीशिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये तो बेंजीन के एग्जाम्पल में, क्योंकि मोस्टली रूप से इसके जो रिंग होती है इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, हमारे पास में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम, डीशिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इसको। यदि यहाँ पे मैं एल्कीन्स की बात करता हूँ, देखिए यदि एल्कीन्स की बात करता हूँ,
C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे देखिए एथीन, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा एंड एक पाई है, जिसके कारणवश से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास में। तो इसी डायरेक्शन में यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये भी ऊपर की ओर है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है यहाँ पे सेम है, जिसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होने के कारण इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो जो बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग होना इजी हो जाता है, जिससे हमारे सिग्नल है जो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल प्राप्त होते हैं इस प्रकार से, तो किधर की ओर खिसक जाएंगे, क्योंकि अभी जब भी हम देख रहे हैं वहाँ पे तो राइट हैंड की साइड की ओर क्या हो जाएंगे, खिसक जाएंगे, क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं यदि स्पेक्ट्रा के अंतर्गत, तो क्या होता है भी, एनर्जी का मान कम होता जाता है, वेवलेंथ का मान बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो थैंक यू, आप सभी को ये समझ में आया होगा।